नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेरू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। इस वीडियो में और इससे पहले जो भी मैंने वीडियो डाले हैं उन सब में आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस हैं। हर एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस हैं इनमें, इसलिए आप इनको पूरा देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, आपके इसमें जो पॉइंट दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र जो है निगरानी टीम की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, उड़ीसा हाईकोर्ट की टिकटॉक पर जो टिप्पणी की गई है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है आपके, वो है भारतीय उद्योग परिसंघ के 125 साल जो पूरे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, किस हाईकोर्ट ने टिकटॉक पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह अश्लील कल्चर को प्रदर्शित करता है और इस पर नियंत्रण जरूरी है? तो राइट आंसर है ओडिशा, यानी ओडिशा हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। विद्यार्थियों, इसके बारे में आपको बताऊं, ओडिशा हाईकोर्ट ने एक केस की जो है सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश S.K. पणिग्रही ने कहा है कि टिकटॉक अश्लील कल्चर को प्रदर्शित करता है, साथ ही यह ऐप पोर्नोग्राफी को भी बढ़ावा देता है। इस तरह के ऐप को नियंत्रित करके किशोरों पर इसके पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से उन्हें बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि टिकटॉक पर चलन किसी को प्रताड़ित करने के लिए आपत्तिजनक सामग्री का दुरुपयोग करने में बढ़ गया है, यानी कि इस ऐप का उपयोग ज़्यादातर इस रूप में हो रहा है कि वो किसी को जो है प्रताड़ित करें आपत्तिजनक सामग्री के द्वारा। ये इसलिए इन्होंने टिप्पणी की है। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसमें न्यायाधीश का जो नाम मैंने बताया है S.K. पणिग्रही, उनका भी नाम आप याद रखना। और उड़ीसा हाईकोर्ट के वो न्यायाधीश हैं जिन्होंने केस की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, भारत के किस तटीय शहर से आज तक कोई चक्रवात नहीं टकराया है? तो राइट आंसर है मुंबई। विद्यार्थियों, मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मुंबई के इतिहास में आज तक कोई चक्रवात नहीं टकराया है। अरब सागर के ऊपर कम दबाव और उच्च जो है दबाव क्षेत्रों का ऐसा चक्र है कि यदि कोई चक्रवात बनता भी है तो यह ओमान की तरफ, यानी कि ओमान की जो खाड़ी है उसकी तरफ बढ़ जाता है, या चक्रवात मुंबई की ओर बढ़ता है तो कमजोर पड़ जाता है। इसलिए इस शहर पर आज तक कोई चक्रवात नहीं टकरा पाया है। तो ये रोचक क्वेश्चन है ये आपके लिए, और ये इसलिए मैंने दिया है क्वेश्चन क्योंकि अभी जो ये चक्रवात जो है आया है निसर्ग, तो उसकी जो है बारे में रिपोर्टिंग करते हुए इसमें ये बात बताई गई है कि इस पर आज तक कोई जो है चक्रवात नहीं टकरा पाया है मुंबई पर। और विद्यार्थियों, इसमें जो आपके अन्य जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप जानते हो ये मार्म गोवा जो है ये भी एक बंदरगाह है। गोवा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है और यहाँ से लौह अयस्क निर्यात होता है। गोवा राज्य का लौह अयस्क निर्यात होता है। तो महत्वपूर्ण रूप से तो इस रूप में है कि यहाँ से जो है यानी गोवा राज्य का लौह अयस्क निर्यात होता है। इसके अलावा अन्य जो वस्तुएं हैं वो भी यहाँ से निर्यात होती हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं इसकी मार्म गोवा जो बंदरगाह के बारे में, कि ये जुआरी नदी के किनारे पर स्थित है। और ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम्स पूछा जाता है कि मार्म गोवा कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो है जुआरी नदी। और इसमें दूसरा जो आपके ऑप्शन दे रखा है चेन्नई, तो चेन्नई जो बंदरगाह है विद्यार्थियों ये कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि बनाया गया है ये बंदरगाह। और अंग्रेज जब भारत आए थे तब यहाँ केवल मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती थी और अंग्रेजों ने ही इसे बंदरगाह के रूप में विकसित किया है, इसलिए ये बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। और इसमें आपके जो एक अन्य दे रखा है भावनगर, तो भावनगर जो बंदरगाह है वो गुजरात का है और खंबात की खाड़ी में स्थित है ये बंदरगाह। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है गुजरात का भावनगर। और मुंबई बंदरगाह के बारे में अगर आप बात करें
तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और साथ में ये भी ध्यान रखना ये भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी है। सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह। सबसे व्यस्ततम इसलिए क्योंकि यहाँ पर जहाज़ों का आना जाना ज़्यादा रहता है, तो ये सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी है। तो ये चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस अतिरिक्त जानकारी को भी आप ध्यान रखना है। मार्म गोवा का मैंने बता दिया कि ये गोवा का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। भावनगर जो कि गुजरात का बंदरगाह है और खंबात की खाड़ी में स्थित है। और मुंबई के बारे में आपने जान लिया। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल ने उत्तरी पूर्वी राज्यों में सूअरों की मृत्यु का कारण किसको माना है? तो राइट आंसर है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। विद्यार्थियों आपको इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि असम सरकार ने इस बीमारी से असम में 306 गांवों में 2008 से अधिक सूअरों की मृत्यु होने की पुष्टि की है। हालांकि जो है वहाँ के किसानों ने कहा है कि 30,000 के करीब सूअर जो है 2 सप्ताह के दौरान मरे हैं और ये वायरस चीन से आने की आशंका व्यक्त की गई है। और एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में सूअर के मांस का 8,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है और ये वायरस अप्रैल 2019 में चीन में फैला था। तब चीन ने इस बीमारी को छिपाया था, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी कोरोना वायरस के बारे में उसने जानकारी को छिपाया था। तो इसलिए इसका भी जो है चीन से ही आना माना जा रहा है कि ये जो है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो कि पहले चीन में फैला था अप्रैल 2019 में, तो अब ये वहीं से ही आया है। और एक और बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि असम सरकार ने सूअरों के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है और सूअर पालकों को अलग रख दिया गया है ताकि वे जो है दूसरों के संपर्क में ना आए और ये बीमारी मनुष्य में ना फैले, इसलिए वहाँ पर उनको अलग कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन तो ये कि ये असम में फैल रहा है ज़्यादा। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले ये 2 अप्रैल 2019 में चीन में फैला था ये फ्लू। और वहाँ पर एक और आपको ध्यान रखना है कि सूअर का मांस का वहाँ पर व्यापार होता है 8,000 करोड़ रुपए का उत्तरी पूर्वी राज्य में। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र निगरानी टीम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी रिपोर्ट में तालिबान द्वारा किस आतंकवादी संगठन से गठजोड़ का खुलासा किया है? तो राइट आंसर है अलकायदा। विद्यार्थियों मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं, ये जो अलकायदा जिसके बारे में तो आपको जो है पता है, परंतु यहाँ पर जो ये रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। इस रिपोर्ट में यानी कि संयुक्त राष्ट्र निगरानी टीम की जो रिपोर्ट है जो कि सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका से शांति समझौते के बावजूद तालिबान अलकायदा से गठजोड़ बनाए हुए है। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में कि अमेरिका से तालिबान ने समझौता जो है शांति समझौता किया था और उस समझौते में कहा गया था, अभी कुछ समय पहले ही किया गया था ये समझौता, तो उस समझौते में कहा गया था कि तालिबान अफगानिस्तान सरकार के साथ मिलकर राजनीतिक मसले को सुलझाएगा और अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटा लेगा। परंतु इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि तालिबान ने उस समझौते को जो है एक तरह से नकारते हुए अलकायदा के साथ गठबंधन बना रखा है। और इस रिपोर्ट से अमेरिका और भारत दोनों की चिंता बढ़ गई है और वो इस रूप में क्योंकि अलकायदा ने ही 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था और उसके बाद अमेरिका ने अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था। और भारत के लिए ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान भारत विरोधी व पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 1020 और जैश-ए-मोहम्मद के 230 आतंकियों को हर तरह की मदद दे रहा है।
तो इस वजह से भारत की भी जो है चिंता बढ़ गई है, क्योंकि तालिबान का इस तरह से तालिबान का जो है भारत विरोधी इन जो है आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देना, उनको सहायता देना, ये भारत के लिए एक तरह से चिंता का विषय है। तो क्योंकि आप जानते हो ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये पाकिस्तान में जो है सक्रिय आतंकवादी संगठन है जो वहाँ पर रहकर भारत में आतंकवाद को फैलाते हैं। तो इसलिए ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो राइट आंसर है 125 वर्ष। विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं। ये तो खैर क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 125 वर्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के पूरे हुए हैं, परंतु इसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग जगत को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 5 आई का मंत्र दिया है। मतलब आई जो है अंग्रेजी का जो आई शब्द है उससे शुरू होने वाले 5 आई का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 5 बातें बहुत जरूरी है। पहला इंटेंट, दूसरा इंक्लूजन, तीसरा इन्वेस्टमेंट, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर और 5वां इनोवेशन। तो ये 5 बातें उन्होंने यानी 5 आई के रूप में उन्होंने बताई है और ये 5 बातें देश को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होंगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो ये क्वेश्चन में आपको प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो 5 आई बताई गई हैं इनको भी आपको याद रखना है, जो उन्होंने उद्योग जगत के जो है उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन 5 बातों पर आज आप जो है जोर दें। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सैलूनों, ब्यूटी पार्लरों और स्पा के लिए निर्देश जारी किया है कि वे अपने ग्राहकों के आधार नंबर, नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि का विवरण दर्ज करें? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। विद्यार्थियों तमिलनाडु सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए उन्होंने ये जो आदेश राज्य के इन जो है ब्यूटी पार्लरों, स्पा और ये सैलूनों, इनको जो आदेश दिया है कि आप ये रिपोर्ट रखें। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें किस छात्र ने लॉकडाउन में कोरोना पर अंग्रेजी में उपन्यास लिखा है जिसका लोकार्पण 10 जून को होगा? तो राइट आंसर है यश तिवारी। विद्यार्थियों ये यश तिवारी कानपुर का 12वीं कक्षा का छात्र है और इसने लॉकडाउन के दौरान ये जो है उपन्यास लिखा है कोरोना पर। तो उसका नाम मैं आपको बता दूं, इस उपन्यास का नाम है ए सेलिब्रेशन इन ट्रिब्यूलेशन। ये नाम है इसका, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस उपन्यास का नाम ए सेलिब्रेशन इन ट्रिब्यूलेशन, ये नाम है इस उपन्यास का। और विद्यार्थियों इसने दावा किया है कि कोरोना पर दुनिया का ये पहला उपन्यास है, ऐसा यश तिवारी ने दावा किया है। तो विद्यार्थियों इस उपन्यास का नाम आप याद रखना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है हॉकी। विद्यार्थियों आप जानते हो रानी रामपाल के बारे में कि ये भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन है और विद्यार्थियों इसके बारे में आपको बताऊं इन्होंने इनके बारे में कि हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल का नाम देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। और दूसरा इनके बारे में आपको जानकारी दूं कि रानी रामपाल की कप्तानी में भारत ने जो है 2017 में महिला एशिया कप जीता था और 2018 में एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। और भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के लिए 2019 में
क्वालिफाई भी कर लिया है। तो आपको जो है इसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी मैंने दी वो आपको ध्यान रखनी है। वैसे ये क्वेश्चन तो आपको याद है कि रानी रामपाल भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन है, परंतु जो ये अतिरिक्त जो जानकारी मैंने दी है तो वो भी आपको याद रखना है कि 2017 में जो है महिला एशिया कप जीता था इनकी कप्तानी में, और दूसरा 2018 में एशियाई खेलों का रजत पदक जीता था इन्हीं की कप्तानी में, और जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है भारतीय हॉकी टीम ने। ये आपको याद रखना है इसके बारे में। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेबल टेनिस। विद्यार्थियों, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ने मणिका बत्रा का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। क्योंकि विद्यार्थियों, आपको पता है खेल मंत्रालय के द्वारा अलग अलग जो है खेल संघों से जो है इनके लिए नाम जो है मंगवाए जाते हैं। तो जो है यहाँ टेबल टेनिस महासंघ ने भी मणिका बत्रा का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है। और ये जो नाम भेजे गए अलग अलग जो है खेल संघों के द्वारा, तो उनमें से ही नाम सेलेक्ट करके किसी एक को या दो को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है विद्यार्थियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अभी भी आपने पढ़ा रानी रामपाल के बारे में कि उनका भी नाम इस जो पुरस्कार के लिए भेजा गया है खेल मंत्रालय को, और यहाँ टेबल टेनिस संघ ने भी जो है महासंघ ने भी इनका नाम मणिका बत्रा का नाम भेजा है इनके लिए। और विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं इनके बारे में, मणिका बत्रा के बारे में, कि ये मणिका बत्रा राष्ट्रमंडल खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों आपके लिए। मैं दोबारा रिपीट कर दूं इसको, मणिका बत्रा राष्ट्रमंडल खेलों में एकल वर्ग में टेबल टेनिस एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी है। ये आपको याद रखना है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं इनके बारे में, मणिका बत्रा ने 2018 में जो आपको पता गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, मणिका बत्रा ने 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 4 पदक जीते थे, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक थे। तो विद्यार्थियों, और आपको मैं बताऊं, इनका नाम राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए पिछले साल भी जो भेजा गया था, और इस बार फिर से इनका नाम भेजा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से कुल पान निर्यात का 40% किस राज्य से होता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए भारत से सालाना 9000 टन पान विदेशों में निर्यात किया जाता है, और इस कुल निर्यात का 40% पश्चिम बंगाल से निर्यात होता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।